students, hope that you are doing good. In this video, we are going to understand page number 10 of Science 1 that comes under gravitation chapter. And हम लोग इस वीडियो में एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में भी देखेंगे. So without any further delay, let's dive into these pages. So अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 12. इस पेज पे आपको टोटल 2 सॉल्व एग्जांपल्स और एक यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन भी मिलेगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल. इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है. एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg. क्या बोल रहा है? एक आयरन का बॉल है जिसका मास कितना है? 3 kg है. इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट. इस आयरन के बॉल को हम लोग ने एक सर्टेन हाइट से क्या किया? रिलीज किया. हाइट ऑफ 125 मीटर. देखिए इधर पे हाइट भी दिया है. कितने हाइट पे हम लोग? तो 125 मीटर के हाइट पे. एंड फॉल्स फ्रीली. तो आयरन बॉल जो 125 मीटर हाइट पे है अर्थ के सरफेस से, उधर से हमने क्या किया? उस आयरन बॉल को रिलीज किया. तो वो फॉल होना स्टार्ट होगा. ओके, किसके तरफ फॉल होगा? तो टू दी ग्राउंड. ग्राउंड की तरफ वो फॉल होना स्टार्ट होगा. Assuming that the value of g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमने वैल्यू ऑफ g क्या पढ़ा है? नॉर्मली 9.8 9.7 के आसपास. पर इधर पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप एज्यूम करिए कि वैल्यू ऑफ g कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ओके, कैलकुलेट. क्या क्या चीज हमें कैलकुलेट करना है? सबसे पहले टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. कितना टाइम लगेगा उस बॉल को ग्राउंड को टच करने के लिए? मींस हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है. दैट इज स्मॉल t. सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड. जब वो बॉल ग्राउंड को टच करेगा तो उस समय उस बॉल का क्या वेलोसिटी होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके. थर्ड, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच ग्राउंड. मींस सिंपली आप इसको ऐसे समझिए कि जितना भी टाइम उस बॉल को लगा ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, वो टाइम का हाफ टाइम, ठीक है, वो टाइम का हाफ टाइम पे उस बॉल का हाइट कितना था ग्राउंड से. हम लोग समझेंगे थोड़ा. जैसे जैसे इसके आगे आएंगे हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे. तो मैंने सबसे पहले गिवन लिख दिया है कि क्या क्या चीजें हमें पता है क्वेश्चन के अंदर. इधर पे दो ऑब्जेक्ट क्या है? एक अर्थ है और एक आयरन बॉल है. ठीक है, तो इधर पे अर्थ के मास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से. और आयरन के मास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो स्मॉल एम से. इसलिए मैंने इधर पे स्मॉल एम लिया. तो स्मॉल एम कितना दिया है हमें? 3 kg दिया है. इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर. हमें हाइट का वैल्यू दिया. मींस हमें क्या दिया? स्मॉल एस दिया है. कितना? 125 मीटर. एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ g इज, देखिए g का वैल्यू भी हमें दिया है. कितना है? g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. u इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इस आयरन बॉल को हमने क्या किया? 125 मीटर के हाइट से इसको जस्ट फ्रीली हमने ऐसा ड्रॉप कर दिया. तो वो स्टार्टिंग से ही कितना चालू होगा? मींस उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी, मींस उस समय उसका स्मॉल u कितना होगा? 0 होगा. तो वो भी चीज मैंने इधर पे गिवन में मेंशन कर दी कि स्मॉल u कितना हो गया? 0. अब हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है? तो सबसे पहले टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. इधर पे मैंने लिख दिया. सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे टाइम टेकन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल t से. फिर सेकंड क्या हमें निकालना है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड. कितना वेलोसिटी था उस बॉल का जब वो ग्राउंड को टच किया? मींस वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से. फिर इधर पे हाइट ऑफ द बॉल, मींस कितना हाइट पे था वो बॉल. इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से, जब हम लोग ये थर्ड वाला पार्ट करेंगे तब मैं थोड़ा और इसको डीपली में आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं? इधर पे मैंने फॉर्मूला लिखा है. अच्छा, ये फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करने के पहले सेक्शन में मैंने वो सारे फॉर्मूले लिखे जो अब तक आपने पढ़े. तो सबसे पहले हमने न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा. फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखा. उसके बाद हमने थोड़ा वेट के बारे में देखा. तो हमें पता चला वेट और फोर्स दोनों सेम है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला भी क्या है? सेम है. क्लियर. फिर स्मॉल g का हमने फॉर्मूला देखा. फिर उसके बाद जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने 3 इक्वेशन देखा था न्यूटन का. न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन. तो वो तीनों इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो मेरा यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखने का एम यही है कि थोड़ा प्रैक्टिकली जरा आप इस न्यूमेरिकल के बारे में सोचिए. प्रैक्टिकली थोड़ा सोचिए. सबसे पहले हमें क्या चीज फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो टाइम फाइंड आउट करना है. तो मैं इतना मेरे पास फॉर्मूला का लिस्ट है. अब ये पूरे लिस्ट में से जरा आप चेक करें कि टाइम वाला मींस स्मॉल t का वाला फॉर्मूला कौन सा है. तो ये स्मॉल t वाला नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. ये फिफ्थ वाला हमें स्मॉल t का मिलेगा. तो सिक्स्थ वाला भी हमें स्मॉल t का मिलेगा और सेवन नहीं. मींस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन में हमें टाइम का फैक्टर मिलता है. अब ये दोनों में से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा कि मेरे को t का वैल्यू मिलेगा? तो सिंपली आप चेक करिए ना कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में t को छोड़ के बाकी सारे टर्म का वैल्यू आपको पता है तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करिए. यानी तो सेकंड इक्वेशन में t को छोड़ के
बाकी सारे टर्म का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप सेकंड इक्वेशन यूज करिए। मतलब सिंपली आपके पास जितने भी फॉर्मूला के रेंज है वो सारे फॉर्मूला के रेंज में आप वही फॉर्मूला चूज करिए जिसके अंदर के वैल्यू आपको पता है। क्लियर है? अगर आप इसको देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो मुझे v पता होना चाहिए सबसे पहली चीज। v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता होना चाहिए। तो शायद हमें इस क्वेश्चन में v तो निकालना है ना, इस जगह पे वेलोसिटी ऑफ बॉल ये चीज हमें निकालना है। तो फिर ये पहले ही इधर पे रिजेक्ट हो गया कि मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकता। तो मैं कौन सा बचा मेरे पास, ये सेकंड इक्वेशन ही बचा। अब जरा चेक कर लेते कि सही में क्या मेरे पास बाकी सारे वैल्यूज हैं। तो s मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मुझे पता है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे पता है। t तो मुझे निकालना है, हाफ ये तो नंबर है। g भी मुझे पता है और ये t तो मुझे निकालना है। मींस मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, तो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा इस जगह पे। आई थिंक ये आपको समझा होगा कि किस तरीके से हम लोग फार्मूला को चूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट फार्मूला चूज किया वो कौन सा है मेरा, ये वाला। ये फार्मूला कौन सा है, तो न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फार्मूला। क्लियर? अब जरा हम लोग सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में हमें क्या चाहिए, v चाहिए। तो आप ये पूरे फार्मूला के लिस्ट में से जरा चेक करिए कि स्मॉल v कहां कहां आ रहा है। तो इधर पे नहीं आ रहा है, इधर पे भी नहीं, इधर पे भी नहीं, इधर पे भी नहीं। एक इधर पे मिलेगा आपको, इधर पे नहीं मिलेगा, और एक इधर पे मिलेगा। मींस इधर पे भी आपको v का वैल्यू मिल सकता है, इधर पे भी आपको v का वैल्यू मिल सकता है। तो मैं कौन सा फार्मूला चूज करूंगा, तो सिंपल जैसा हमने पिछले बार किया, जिस फार्मूले में हमें बाकी टर्म्स के वैल्यू पता है वो फार्मूला को हमें चूज करना है। तो जरा हम लोग फर्स्ट वाला चेक करते हैं, ये वाला। हमें इधर पे v निकालना है क्योंकि हमें u पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हां पता है, इधर पे हमने लिखा है v1। उसके बाद हमें g पता है, तो g भी हमें पता है। फिर t टाइम, शायद हम लोग इधर फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम टेकन, फर्स्ट क्वेश्चन में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम भी मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब क्या कि मैं फिफ्थ वाला, ये वाला जो फॉर्मूला उसको मैं यूज कर सकता हूं। अब जरा ये भी फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो इधर पे v मुझे निकालना है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या मुझे पता है, यस मुझे पता है। तो ये नंबर हो गया a मींस क्या है, ये सिंपली g है इधर पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इधर पे। तो क्या मुझे g पता है, तो यस मुझे g भी पता है। और s मतलब क्या, डिस्टेंस, क्या मुझे डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस भी पता है। इसका मतलब क्या, आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v निकालने के लिए, यानी तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v निकालने के लिए। पर फिर से आती है प्रायोरिटी, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं करने के लिए दोनों यूज कर सकता हूँ, पर मुझे कौन सा इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इधर पे स्क्वायर के टर्म, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो जब हमें इजीली ऑप्शन मिल रहा है तो मैं क्यों हार्ड वाला ऑप्शन चूज करूं। क्लियर? इसके लिए मैं ये सेकंड वन सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन में यूज करूंगा, दैट इज v = u + gt। ये फॉर्मूला मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, तो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं हम लोग थर्ड के ऊपर। थर्ड में हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बॉल। सिंपली आगे का रहने दीजिए, आगे का थोड़ा हम लोग बाद में देखते हैं। सिंपली मान लीजिए क्या निकालना है हमें, हाइट ऑफ द बॉल। हाइट ऑफ द बॉल मतलब क्या बोल रहा है, ये सिंपल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। डिस्टेंस को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो चेक करिए स्मॉल एस वाला क्या क्या है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ये है स्मॉल एस वाला और एक ये भी है स्मॉल एस वाला। तो वापस से या तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ या तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। तो फिर से मैं यही वाला रिजेक्ट करूंगा क्योंकि इधर पे ज्यादा स्क्वायर का टर्म है और इधर पे एक ही स्क्वायर का टर्म है। क्लियर हो रहा है? तो ये फाइंड आउट करने के लिए, थर्ड वाला भी फाइंड आउट करने के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करूंगा। तो इसलिए इधर फॉर्मूला में मैंने थर्ड को सॉल्व करने के लिए भी कौन सा लिया है, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिया। आई थिंक आपको ये चीज आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमें प्लान बनाना है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्या पैटर्न हमें फॉलो करना है। ओके, सो जस्ट हमारे पास फॉर्मूले आ चुके, तो अब हम सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो इधर पे मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व किया, इधर पे सेकंड वाला सॉल्व किया, इधर पे थर्ड वाला सॉल्व किया। तो फर्स्ट वाले में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो सेकंड इक्वेशन यूज करें। तो सिंपली इधर लिख दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + हाफ gt²। बस जो जो वैल्यू पता है हमें वो सब रखते जाना है। s का हमें वैल्यू पता है 125, u इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, प्लस प्लस एज इट इज, हाफ हाफ एज इट इज, g इधर पे गिवन में है 10, आ गया इधर पे t², t² मतलब t हमें निकालना है तो एज इट इज आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। 125 लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही 0 × t सिंपल 0 दे देगा, तो इसको मैं हटा देता हूं।
इधर देखिए हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 है तो इधर 2 1 2 5 क्या आ जाएगा इधर 5 और इधर t स्क्वायर एज इट इज। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भेजा तो ये डिवाइड में हो गया इधर पे और t स्क्वायर मेरा राइट हैंड साइड में एज इट इज। 125 डिवाइड बाय 5 कितना आता है 25 आता है तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 25 आ गया और राइट हैंड साइड में मेरा t स्क्वायर एज इट इज। बस अब दोनों साइड में हमें क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है तो इस साइड जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 t स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा t। सिंपली इस तरीके से लिखा उसको मैंने इधर पे इस तरीके से लिख दिया तो टाइम क्या आ गया मेरा टोटल 5 सेकंड। इसका मतलब क्या कि इस आयरन बॉल को ऊपर से नीचे गिरने के लिए मींस सरफेस पे टच होने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड लगेगा। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग कौन सा यूज करें तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करें। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देता है क्या होता है वो तो v u + gt। सिंपल हमें क्या निकालना है इसके अंदर सेकंड वाले में v निकालना है तो v एज इट इज रहेगा। बाकी u का वैल्यू मैंने इधर पे पुट कर दिया है g का वैल्यू मैंने पुट कर दिया और t मैंने जस्ट अभी इधर पे निकाला। क्लियर है तो 0 का 0 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा 50 और v की वेलोसिटी तो इसका यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा इसको जरा ध्यान से देखता हूं मैं जरा ये क्वेश्चन वापस से रीड करता हूं थर्ड वाले के लिए क्या है the height of the ball at half the time it takes to reach the ground। मींस क्या इधर पे देखिए मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है। ये अर्थ है ये अर्थ का सेंटर है जो आयरन बॉल है वो कितने डिस्टेंस पे है तो वो है ये जो रेड लाइन है मेरा डिस्टेंस बता रहा है आयरन बॉल का मेरा प्लेस है। ये जो ब्लू कलर का इधर मैंने शो किया है ना ये मेरा आयरन बॉल का पोजीशन। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है तो टोटल डिस्टेंस है 125 मीटर। जैसे ही आप इस आयरन बॉल को इधर से रिलीज करेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने के लिए तो 5 सेकंड लगेगा। ये अभी हमने वो चीज फाइंड आउट किया। क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखिए द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम मतलब जितना भी टाइम उसको लगा ग्राउंड को टच करने के लिए उसके हाफ टाइम पे जैसे इधर पे भी 5 सेकंड लगा तो उसके हाफ टाइम पे मींस जब वो इधर से रिलीज हुआ तो जस्ट 2.5 सेकंड के बाद क्योंकि 5 का हाफ क्या होता है 2.5 तो जैसे इधर से रिलीज हुआ तो जस्ट 2.5 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था टू रीच द ग्राउंड। ठीक है मतलब इधर से ऑब्जेक्ट गिरना स्टार्ट हुआ और हाफ द टाइम आधे टाइम तक वो कहां पे आ चुका है इधर पे आ चुका है। तो सिंपली इस पोजीशन से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं न्यूटन का सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। और उसके पहले मैंने इधर पे बता दिया हाफ टाइम आधा टाइम कैसे निकलेगा तो टोटल टाइम कितना था 5 तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा तो सिंपल 2.5 सेकंड। क्लियर है। अब मैं अप्लाई करता हूं अपना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है s = ut + हाफ vt स्क्वायर। सिंपली बस वैल्यू रखना है s मुझे निकालना है यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 t कितना हो गया तो ध्यान दीजिए मुझे हाफ टाइम पे निकालना है तो मैं 5 नहीं लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा 2.5 लिखूंगा प्लस मेरा एज इट इज है हाफ भी मेरा एज इट इज है g का वैल्यू मुझे इधर दिया है 10 और t स्क्वायर मींस 2.5 का स्क्वायर। सिंपली बस इसको सॉल्व करते जाना आपको क्या मिलेगा आपको s का वैल्यू मिलेगा समथिंग 31.25 क्योंकि ये s है दिस डिस्टेंस है जिसको हमने किस में मेजर किया है मीटर में मेजर किया। ये जो फॉर्मूला लगा के ये जो हमने वैल्यू इधर पे निकाला ना 31.25 ये वैल्यू ये डिस्टेंस का नहीं है। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू मैंने इधर पे निकाला है ये वैल्यू इस डिस्टेंस का नहीं है। ये जो वैल्यू निकला है वो ये वाले डिस्टेंस का निकला है इतना डिस्टेंस का निकला है। मींस आयरन बॉल ने टोटल 31.25 मीटर कवर किया आफ्टर 2.5 सेकंड। पर हमें कौन सा हाइट चाहिए हमें सरफेस से उसका हाइट चाहिए कि सरफेस से वो कितना दूरी पे है अभी। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे तो टोटल हाइट में से ये जो हाइट मिला है उसको माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा ये वाला हाइट मिल जाएगा। वही चीज मैंने इधर पे लिखा है thus the height of the ball from the ground। ठीक है height of the ball from the ground कब at half time पे क्या आ जाएगा तो h = टोटल माइनस कहां तक पहुंचा अभी वो हाफ टाइम पे तो 31.25 मीटर पहुंचा। तो बस ये दोनों को माइनस करना हमने उस आयरन बॉल का डिस्टेंस मिल जाएगा सरफेस से। तो कितना आ रहा है डिस्टेंस तो 93.75 मीटर उसका डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या कि जस्ट हाफ टाइम पे वो आयरन बॉल अभी ग्राउंड से 93.75 मीटर के दूरी पे है। आई थिंक आपको ये शॉर्ट एग्जांपल समझा रहे। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे सेकंड शॉर्ट एग्जांपल पे।
सो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। बट ये क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली मैंने वो बेसिक एक्सप्लेन करने के लिए टोटल दो डायग्राम मैंने इधर पे ड्रॉ किया। फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे और सेकंड डायग्राम यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जो डाउनवर्ड मींस वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। ओके, और ये सेकंड डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि कोई तो एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकली अपवर्ड मूव हो रहा है। क्लियर? सो जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है, जैसे तो मैंने मेंशन किया है ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट कहां पे, तो इतने हाइट पे है, इधर पे ऑब्जेक्ट वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो जब वो ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करे तो जरा इसके बारे में जरा सोचिए। स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्ट कहां पे था, यहाँ पे था, गिरना स्टार्ट नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्ट फॉल होना नहीं स्टार्ट हुआ। तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, मींस स्मॉल u का वैल्यू क्या होगा, 0। तो वही चीज मैंने इधर पे लिखा है। तो इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। और जैसे ही वो गिरना स्टार्ट करता है, जैसे ही वो गिरना स्टार्ट करता है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो वही चीज मैंने इधर पे मेंशन किया है, उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। क्लियर? और क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वर्क कर रहा है। उसके लिए मेरा g जो स्मॉल g होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग उसको बताते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड डायग्राम पे। सेकंड डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई तो एक ऑब्जेक्ट है जो मेरा वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी, उसका जो u है वो इंक्रीज होता है, वो टाइम के साथ इंक्रीज होता है और फाइनली एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है वो 0 हो जाता है। मतलब इस जगह से जैसे हमने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, उसका जो u था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और इस पॉइंट पे आते आते v क्या हो गया, उसका 0 हो गया। ठीक है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, मींस ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का जो g होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो सिनेरियो था ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम आते हैं हमारे सेकंड सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। क्या, एक टेनिस बॉल था, उसको हमने क्या किया, ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया और थ्रो करने के बाद वो टोटल कितना हाइट गेन किया, तो 4.05 मीटर का हाइट उसने गेन किया। अब बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? क्या बोल रहा है कि टेनिस बॉल नीचे आने से पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, मींस आपने उस बॉल को कितने वेलोसिटी के साथ ऊपर थ्रो किया था, मींस हमें स्मॉल u का वैल्यू निकालना है। ओके, सो ये क्वेश्चन से हमें इस चीज तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं डायग्राम 2 की बात चल रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर मूव कर रहा है। क्लियर? हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन? अच्छा, अब आपने उस टेनिस बॉल को ऊपर थ्रो किया, कुछ तो u लगाया होगा आपने, कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, वो हमें इसके अंदर फाइंड करना है। अब उसके बाद उस टेनिस बॉल को टोटल कितना टाइम लगा वापस नीचे आने के लिए, मींस इस पोजीशन से वो ऊपर जाएगा एक सर्टेन हाइट तक और वापस नीचे आएगा, तो टोटल उसको कितना टाइम लगा इधर से वापस घूम के इधर पे आने के लिए। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का टाइम निकालना है और इस पॉइंट से लेके वापस से इस पॉइंट तक का टाइम निकालना, मींस हमें दोनों डायरेक्शन का टाइम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर पे क्या पूछा है, टोटल टाइम पूछा है। और जनरली ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए भी लगता है। तो हम सिंपली उसको क्या करेंगे, किसी एक ही डायरेक्शन का हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे, या तो अपवर्ड मूवमेंट का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं या तो डाउनवर्ड मूवमेंट का कैलकुलेट कर लेते हैं। और सिंपली जो भी डायरेक्शन का हमने कैलकुलेट किया रहता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते तो हमें टोटल टाइम मिल जाता है। तो यही टेक्निक हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल में भी अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें गिवन में है। तो गिवन में सिंपल सबसे पहला हाइट दिया है कितना, 4.05 मीटर। उसके बाद g का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया है, एज्यूम करने की g कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर पे g क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर क्योंकि ये टेनिस बॉल वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, इसलिए इधर पे g क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और एक चीज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है तो एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, मींस स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने ये भी चीज इधर पे मेंशन कर दिया कि स्मॉल v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, मींस
स्मॉल यू हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हाउ मच टोटल टाइम मींस कितना टोटल टाइम उसे लगा ऊपर जाने के लिए और वापस नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सेकंड हमें टोटल टाइम इधर पे निकालना है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो जस्ट ये फॉर्मूला का लिस्ट है आपके सामने। क्या चीज हमें पता करना है, तो सबसे पहले u निकालना है। बस चेक करिए कि u कहां-कहां आपको दिख रहा है। इस फॉर्मूले में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ये 5th वाले में आपको u मिलेगा, 6th वाले में भी u मिलेगा, 7th वाले में भी आपको u मिलेगा। आपको वही फॉर्मूला चूज करना है जिसका वैल्यू आपको पता हो। तो सिंपली हम लोग चेक करते हैं कि हमको किस किस का वैल्यू पता है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला इधर पे देखो, फर्स्ट वाला तो इधर पे मुझे v पता है, v इक्वल टू 0, चलो ये पता है। u तो मुझे इधर पे निकालना है, u क्या करना है हमें इधर पे निकालना है। ये g पता है तो g भी मुझे पता है, ये t पता है। चेक करिए मुझे कहीं पे भी टाइम पता ही नहीं है, मैं ये वाले फॉर्मूले को एक्सक्लूड कर दूंगा। सेकंड वाले में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर पे भी t है, क्लियर, तो मैं इसे भी एक्सक्लूड कर दूंगा। अब क्या बचा मेरे पास, सिंपली ये चीज बचा। फिर भी हम लोग देख लेते कि बाकी वैल्यूज है क्या हमारे पास। इधर पे v है हमारे पास तो v है, u हमें निकालना है, तो नंबर है g है और s मींस डिस्टेंस भी। क्लियर हो गया। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे 7th वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए इधर पे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा लिखा है, ये वाला लिखा है। ये फॉर्मूला कौन सा है, तो न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम में सिंपली टाइम निकालना है, t निकालना। तो t कहां-कहां मिलेगा आपको, देखेंगे तो एक a वाले में मिल रहा है आपको t और एक इस वाले में मिल रहा है। तो अब ये दोनों में से आप कौन सा यूज करेंगे, तो जनरली हम लोग यही वाला यूज करते हैं टाइम निकालने के लिए। क्यों यूज करते हो आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। क्लियर, उसके लिए मैंने इधर पे फॉर्मूला लिख दिया ये वाला। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, तो न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन। तो इधर पे पहला वाला मैं इधर पे सॉल्व कर रहा हूं कि कौन सा इक्वेशन है, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इधर पे मैंने वही लिख दिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आता है न्यूटन थर्ड इक्वेशन, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। तो इधर पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। अब सिंपली वैल्यू रखना है, v का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 0, u स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है प्लस एज इट इज है, 2 भी एज इट इज है। g क्या है इधर पे -10, ध्यान से -10 क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, -10 s डिस्टेंस 4.05। तो ये पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं उसके ऊपर देख लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, u स्क्वायर एज इट इज है प्लस एज इट इज है। ये तीनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि तीनों क्या मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे वैल्यू क्या आ गया, समथिंग इतना आ गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये -81 को मैंने लेफ्ट साइड में भेज दिया तो +81 हो गया। ये दोनों साइड में मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो इधर पे 9 आ गया, इधर पे u आ गया। इसको मैंने ऐसे लिखा था, बस इधर पे जाने का, इसको मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, ये मेरा u का वैल्यू कितना आ गया 9 और ये u क्या वेलोसिटी, तो उसका यूनिट क्या आया मीटर पर सेकंड। क्लियर, मींस आपने इस टेनिस बॉल को 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर थ्रो किया। क्लियर, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है कि कितना टाइम उसको लगा नीचे से ऊपर जाने में और वापस ऊपर से नीचे आने में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बस हम लोग क्या करेंगे, किसी एक ही डायरेक्शन का टाइम फाइंड आउट करेंगे, फिर जो भी टाइम हमें आएगा उसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे वाले का जो डायरेक्शन है वो चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने इधर पे लिखा है। assume that the ball is moving vertically down। बॉल कहां से कहां मूव हो गया, ऊपर से नीचे मूव हो रहा है, हम लोग ने ऐसा एज्यूम किया। ओके, तो जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड का इधर का अगर सिनेरियो आएगा तो उस जगह पे इधर देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में वर्टिकली डाउनवर्ड में u क्या हो जाता है 0 इनिशियल वेलोसिटी, v मेरा इंक्रीज होता है और g क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो वही चीज मैंने इधर पे वापस से मेंशन कर दिया है, u क्या हो जाएगा 0 और g क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, मैं कौन सा इसके अंदर इक्वेशन यूज करूंगा, ये सेकंड वाला। तो वही चीज मैंने इधर पे लिखा है, नाउ बाय न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s ut plus half at square। अब बस इधर पे वैल्यू रखते जाना, हम लोग को s का वैल्यू हम लोग को इधर पे दिया 4.05 मीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर u का वैल्यू क्या है, u क्या होगा 0 होगा। तो मैंने डायरेक्टली ये जो स्टेप है, ये जो पूरा टर्म है, इसको मैंने 0 करके इधर से एक्सक्लूड कर दिया। मैंने डायरेक्टली इधर से लिखना स्टार्ट किया, तो ये हाफ मेरा इधर पे आ गया, a मेरा 10 हो गया, पॉजिटिव 10 क्योंकि हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, और t हमें क्या करना है निकालना। तो 4.05 मेरा एज इट इज है, इधर पे कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये t स्क्वायर एज इट इज। इधर पे मल्टीप्लाई में था 5, इधर नीचे डिवाइड में भेजेंगे तो 4.05 डिवाइड बाय 5 करने पे क्या आता है 0.81 आता है, और t स्क्वायर मेरा राइट हैंड साइड में एज इट इज। तो अभी इधर पे स्क्वायर है तो क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड में। 0.81 का स्क्वायर रूट क्या आता है 0.9 आता है,
और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है, टी आता है। ये ऐसे लिखा है, इसको मैंने जस्ट ऐसे फ्लिप कर दिया। तो इधर टाइम क्या आ गया, 0.9 सेकंड आ गया। तो टाइम इसका यूनिट क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है। अब ये जो मैंने असम्पशन किया था, ये जो मेरा टाइम आया है कि क्या चीज का है, तो टेनिस बॉल को मैंने ऊपर से नीचे फॉल कराया है, तो उस समय का टाइम कितना आया मेरा, 0.9 आया। ओके, तो जितना टाइम इस टेनिस बॉल को ऊपर से नीचे आने में लगा, उतना ही टाइम इस टेनिस बॉल को नीचे से ऊपर जाने में भी लगेगा। क्लियर हो गया? तो मेरा टोटल टाइम क्या हो गया, तो सिंपल टोटल टाइम मेरा क्या हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.9। क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है 0.9 सेकंड में, और ऊपर से नीचे भी आ रहा है 0.9 सेकंड। तो सिंपली कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 1.8 सेकंड। मींस इस टेनिस बॉल को टोटल 1.8 सेकंड लगा ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट तक जाने के लिए, और वापस इस सर्टेन हाइट से ग्राउंड पे आने के लिए। सो आई थिंक कि आपको ये सॉल्व एग्जांपल समझा होगा। अब हम शिफ्ट होते हैं आगे। सो ये दोनों सॉल्व एग्जांपल होने के बाद हमें क्वेश्चन मिलेगा यूजर ब्रेन पावर का। सो वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, तो रीड करके देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, किसके हिसाब से बात कर रहे हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। तो क्या था उसका इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं इधर पे उसका इक्वेशन लिख देता हूँ, Gm अपॉन r स्क्वायर। थोड़ा नेम कर लेते हैं। F क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल M क्या था, मास ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल m क्या था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r क्या था, तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ओके, अब हम इसको वापस से रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स इज हायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्जर मास। क्या बोल रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। ये वो पूछ नहीं रहा, ये वो बता रहा है, और ये चीज हमें इस फॉर्मूले में भी दिख रहा है। ये स्मॉल m क्या है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ये F क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। सो अगर मेरा m का वैल्यू ज्यादा होगा, मींस मेरा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा। सिंपल, तो वही इधर पे वो चीज बता रहा है। सो इसके बाद क्या, why doesn't that object fall down with higher velocity as compared to an object with lower mass? मींस क्या बोल रहा है इधर पे, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट फटाक से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता है, ये उसका क्वेश्चन है। तो सिंपल सा आंसर, इसके पिछले वीडियो में भी हमने इसका थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, मैं वापस से आपको बताता हूँ। ये चीज सही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा। क्लियर होगा? जब भी आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तभी ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, एक्सेलरेट होने वाला है। तो यही चीज आप सिंपली इधर पे भी समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ध्यान दीजिए इधर पे क्या लिख रहा हूँ, यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी लगेगा। क्या लगेगा, एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो एक्सेलरेशन क्यों लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, f से। मैं वापस इसको जरा लिंक करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है, तो न्यूटन लॉ के हिसाब से, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से उसका मास ज्यादा है, तो उसके ऊपर फोर्स भी क्या लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए। क्लियर हो गया? अब उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सेलरेट भी होना चाहिए, बरोबर। और ये स्मॉल g का फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, स्मॉल g का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। मुझे जरा बताइए कि इसके फॉर्मूले में आपको कहीं पे भी स्मॉल m दिख रहा है क्या, कहीं पे भी ये फॉर्मूले में आपको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, नहीं बता रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो g है ना, ये जो g है ना, ये g मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। मैं वापस इसको जरा कंक्लूड करता हूँ कि भले उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से भले ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता हो, पर उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन आना चाहिए, जो g आना चाहिए, वो g उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर तो डिपेंड करते ही नहीं है। जब स्मॉल g ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट फटाक से एक्सेलरेट होगा, कम मास वाला ऑब्जेक्ट धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा? हम नहीं बोल सकते, क्योंकि स्मॉल g मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते ही नहीं, और ये चीज हमें इस फॉर्मूले में साफ साफ दिख रहा है।
सो आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझा होगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग आगे के पेजेस एक्सप्लोर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।